हेलो एवरीवन, वेलकम टू विधान क्लासेस। मैं गणेश आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विधान क्लासेस पर स्वागत करता हूं और हम अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। इसके पहले के लेक्चर में हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उस पर आए हुए तो जो महत्वपूर्ण शब्द थे उनके बारे में चर्चा कर चुके थे। अब आज हम पढ़ने वाले हैं कि भारतीय संघ में आज का जो हमारा टॉपिक है वह है संघ और इसके राज्य क्षेत्र। तो ये है आज का हमारा टॉपिक, संघ और इसके राज्य क्षेत्र। हम देखेंगे कि क्या होता है संघ और कितने प्रकार का होता है संघ, भारतीय संघीय व्यवस्था किस प्रकार की है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम जानने की कोशिश इस लेक्चर में अपने करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले कि हम जी, तो ये हमारा आर्टिकल, संविधान का आर्टिकल 1 कहता है कि भारत या इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। भारत या इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, अनुच्छेद 1 यह कहता है। अब इसके बाद इसके द्वारा देखिए हमें क्या क्या पता चलता है। इसके द्वारा हमें दो बातें पता चलती हैं। पहली तो पता चलती है कि देश का नाम जैसे इंडिया या भारत, तो पहली हमें पता चलती है कि देश का नाम, और दूसरी पता चलती है कि राज्य पद्धति का प्रकार, कि हमारे यहां किस प्रकार की राज्य पद्धति होगी। राज्य पद्धति का प्रकार। तो हम दूसरी बात हमें पता चलती है कि राज्य पद्धति का प्रकार, कि हमारे यहाँ किस प्रकार की राज्य पद्धति होगी। संघात्मक जैसे हमारे यहाँ राज्य पद्धति है तो उसके बारे में हमें पता चलता है। अब यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है कि भारत या इंडिया, ये दो नामों का क्या लॉजिक है। या तो भारत होता या फिर इंडिया होता। तो इसका इसके पीछे की एक कहानी है कि जब संविधान का सभा की बैठक चल रही थी तो कुछ जो सदस्य थे उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो अपने देश का नाम, अपने पुराने मतलब जो पुराना भारत का नाम है जैसे प्राचीन, तो उसी के आधार पर भारत ही रखना है। और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हमें पश्चात सभ्यता के साथ कंपटीशन टाइप का करना है और इसके साथ आगे बढ़ना है। तो हमें मतलब जो अभी नाम आया है पश्चात लोगों ने दिया है जैसे इंडिया, तो हमें इंडिया नाम रखना चाहिए। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि चलो भारत और इंडिया दोनों ही नाम रखते हैं। इसके बाद चलते हैं कि भारत में देखिए जो है वह है कि संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में कैसी व्यवस्था को? संघात्मक व्यवस्था को। और भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। क्या कहा गया है? कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। अब इसके द्वारा हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, मतलब कि इसके द्वारा भी हमें दो प्रकार की बातें क्लियरतः पता चलती हैं कि मतलब भारतीय संघ में जो सम्मिलित राज्य हैं उनके किसी भी प्रकार के समझौते का परिणाम भारतीय संघ नहीं है। जैसे कि अमेरिका संघ है कि वहां पर मतलब अमेरिका के जो राज्य हैं उन्होंने अपने को इकट्ठा किया है और जिससे के कारण अमेरिकी संघ का निर्माण हुआ है। तो इसके द्वारा हमें पता चलता है कि भारतीय जो राज्य हैं उनको भारतीय संघ में इकट्ठे सम्मिलित होने का परिणाम नहीं है और राज्यों को संघ से अलग होने की शक्ति नहीं है। राज्यों को संघ से अलग होने की शक्ति नहीं है। तो पहली बात हमें ये पता चलती है यहां से। और दूसरी पता चलती है कि भारतीय संघ है जो वो अमेरिकी संघ की तरह राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। तो ये दो बातें हमें यहां से पता चलती हैं। राज्यों के
बीच समझौते का परिणाम नहीं। तो इतनी बातें हमें यहां से पता चलती है कि संघात्मक व्यवस्था में भारतीय जो संघ में राज्य सम्मिलित हुए हैं उनको संघ से अलग होने की इजाजत नहीं है और राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है यह कि जैसे अमेरिका का संघ है कि वहां के जो राज्य हैं वो सभी इकट्ठे होकर अमेरिकी संघ का निर्माण हुआ है। तो भारत के संदर्भ में ऐसा नहीं है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आर्टिकल 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। वो 3 श्रेणियां कौन कौन सी है? तो राज्यों के क्षेत्र, भारतीय संघ का क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जिनका भारत सरकार कभी भी अधिग्रहण कर सकती है। तो मतलब राज्यों के क्षेत्र, संघ का क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जिनका भारत सरकार कभी भी अधिग्रहण कर सकती है। तो यह था हमारा आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में भारतीय संघ को भारतीय संघ के विषय में चर्चा की गई है जिसे राज्यों का संघ कहा गया है। और आर्टिकल 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। राज्यों के क्षेत्र, संघ का क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जिनका भारत सरकार कभी भी अधिग्रहण कर सकती है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 2। तो आर्टिकल अब तो बोलने ही या तो चलो जब हटा दे कुछ नहीं। आर्टिकल 2 इसके अनुसार देखते हैं कि आर्टिकल 2, तो आर्टिकल 2 कहता है कि आर्टिकल 2 संविधान के द्वारा संसद को शक्ति प्रदान की गई है कि मतलब संविधान या विधि के द्वारा या वह किसी निर्बंधों के द्वारा मतलब किसी शर्तों के द्वारा जैसा कि वह उचित समझे। तो मतलब आर्टिकल 2 कहता है कि संविधान ने संसद को यह शक्ति प्रदान की है कि वह मतलब किसी निश्चित नियम कानून के द्वारा या ऐसे निर्बंधों के द्वारा जिसे वह उचित समझे भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश और गठन, नए राज्यों का प्रवेश और गठन कर सकती है। तो मतलब संसद को यह अधिकार संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है। अब इसके द्वारा भी हमें यहां पर 2 बातें क्लियरता पता चलती हैं कि 2 बातें वह कौन कौन सी हैं कि भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश और संविधान के द्वारा नए राज्यों के गठन करने की शक्ति। तो ये 2 बातें हमें यहां से पता चलती हैं। संविधान के द्वारा नए राज्यों के गठन की शक्ति। तो ये 2 बातें हमें यहां से पता चलती हैं। अब मैं यहां पर आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं कि नए राज्यों के प्रवेश से तो जैसे पता चलता है कि नए राज्यों का प्रवेश, तो नए राज्यों का प्रवेश से संबंधित है कि मतलब नए राज्यों का प्रवेश और जो गठन है तो यहां पर नए ही राज्यों का गठन होगा, बिल्कुल नए राज्यों का मतलब।
और जो भारतीय संविधान में पहले से अभी जैसे भारतीय संविधान में 28 राज्य सम्मिलित हैं, तो उनका गठन से संबंधित नहीं है। ये है नए राज्यों का, जो कि मतलब जैसे नए राज्य, जैसे भारत के द्वारा किसी क्षेत्र को अपने हिस्से में मिलाया जाता है, तो वो जो नए राज्य होंगे उनके प्रवेश और गठन से संबंधित है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं जी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 3 कि आर्टिकल 3 क्या कहता है। तो आर्टिकल 3 कहता है कि भारतीय संविधान ने संसद को यह शक्ति प्रदान की है कि वह किसी भी राज्य के क्षेत्र को कम करके या दो राज्यों को मिलाकर के एक राज्य का गठन कर सकती है। मतलब कि आर्टिकल 3 कहता है कि संविधान के द्वारा संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी राज्य से उसके क्षेत्र को अलग करके नए राज्य का गठन कर सकती है, अथवा दो राज्यों को मिलाकर के एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। और यह उस संदर्भ में है कि जो भारतीय संघ में वर्तमान में सम्मिलित राज्य हैं। तो 3 नए राज्यों के गठन नए राज्यों के गठन से संबंधित है, जो वर्तमान समय में जैसे भारतीय संघ में जो सम्मिलित राज्य है, वर्तमान समय में सम्मिलित राज्य। देखिए संसद क्या क्या कर सकती है। संसद किसी भी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, किसी भी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी भी राज्य क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, और किसी भी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। तो संसद क्या क्या कर सकती है, क्षेत्र घटा सकती है, मतलब किसी भी राज्य का, और किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, सीमाओं में परिवर्तन, और किसी भी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत संविधान के द्वारा संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है। अब देखते हैं कि इसकी प्रोसेस आखिर कैसे होती है, कि मतलब जैसे किसी भी एक राज्य से नए राज्य का निर्माण करना है, तो उसकी प्रोसेस देखते हैं। तो देखिए संसद में जब इसका अधिनियम पेश किया जाता है, उसके पहले राष्ट्रपति की सहमति लेना आवश्यक होता है। मतलब राष्ट्रपति की से पूछा जाता है कि आप इसके द्वारा सहमत हैं या नहीं हैं। फिर राष्ट्रपति की सहमति के बाद राष्ट्रपति इसे संबंधित राज्य, मतलब जो भी जिस राज्य का गठन होना है, जिस राज्य का भी गठन होना है, तो उस राज्य के विधानमंडल से, मतलब राज्य के विधानमंडल से परामर्श लेता है। मतलब जैसे मध्य प्रदेश राज्य का गठन करना है, और जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन करके छत्तीसगढ़ बना होगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के विधानमंडल में मतलब उसकी सहमति जानने के लिए एक पत्र टाइप का भेजा गया होगा, मतलब राज्य की सहमति जानने के लिए। लेकिन जो इस राज्य के विधानमंडल का जैसे परामर्श जो भी परामर्श देगा, उस परामर्श को राष्ट्रपति, या हम कहें कि हमारी संसद, क्योंकि ये तो नाम मात्र की है, राष्ट्रपति तो वास्तविक तो संसद ही है, तो यह जो परामर्श राज्य के विधानमंडल के द्वारा दिया जाएगा, उसके लिए मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा। मतलब जैसे राज्य ने कह दिया कि जैसे अगर कह दिया कि ठीक है चलो हमारे राज्य का गठन कर दिया जाना चाहिए, तो फिर जैसे ठीक है। यदि अगर जैसे राज्य ने कह दिया कि हमें अपने राज्य का बंटवारा नहीं करवाना है,
तो फिर भी उस भी परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, और राष्ट्रपति चाहे मतलब या हमारी संसद जैसे चाहे तो भी इस राज्य का गठन किया जा सकता है। तो ये होता है। तो इसलिए अब इसके द्वारा क्या किया गया है कि इस प्रकार संविधान के द्वारा जो है, संविधान के द्वारा क्या किया गया है कि भारतीय संघ के जो राज्य हैं उनकी एकता और स्थायित्व, मतलब उनकी एकता और स्थायित्व की गारंटी संविधान के द्वारा नहीं दी गई है भारतीय संघ में जो सम्मिलित राज्य हैं। इसी कारण से भारतीय संघ को विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ कहा जाता है। मतलब कि विभाजित राज्यों का मतलब भारतीय संघ में राज्य तो विभाजित है, 28 राज्यों में भारतीय संघ विभाजित है, लेकिन संघ अविभाजित है, संघ अविभाजित है। तो और इसके जस्ट अमेरिकी संविधान में क्या है, इसका जस्ट बिल्कुल विपरीत है। मतलब अमेरिकी संघ में क्या है कि अमेरिका के संविधान के द्वारा, जैसे अमेरिका का जो संविधान है उसके संविधान के द्वारा वहां के राज्यों को एकता और स्थायी, मतलब अमेरिकी संघ के जो राज्य हैं उनकी एकता और स्थायित्व की गारंटी उन्हें प्रदान की गई है, गारंटी प्रदान की गई है अमेरिकी संघ में। तो इस कारण अमेरिकी संघ को कहा जाता है कि अविभाजित राज्यों का अविभाजित संघ, अविभाजित राज्यों का अविभाजित राज्यों का अविभाजित संघ। इसका मतलब है कि अमेरिकी संविधान के द्वारा गारंटी प्रदान की गई है, तो जब तक राज्य की इच्छा नहीं होगी ना तो आप उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकते हो, ना उसके क्षेत्र में बंटवारा कर सकते हो, ना और ना किसी प्रकार की गतिविधियां राज्य के विधानमंडल से पूछे बिना नहीं कर सकते हैं। तो यह अंतर है हमारे संघ भारतीय संघ में और अमेरिकी संघ में। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि तो अब हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 4 कि आर्टिकल 4 अनुच्छेद 4 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 4 कहता है कि नए मतलब भारतीय संघ में जो सम्मिलित राज्य हैं उन राज्यों का गठन, उनके नाम, सीमाओं अथवा क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए हम अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं करेंगे। मतलब अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन दिया गया है। तो कहता है कि मतलब ऐसी स्थिति में 368 अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं किया जाएगा, बल्कि साधारण संविधान संशोधन ही किया जाएगा। अब ये आप थोड़ी सा ये समझ लीजिए कि 368 संविधान संशोधन में क्या होता है और साधारण संविधान संशोधन में क्या होता है। तो 368 संविधान संशोधन के द्वारा जब संविधान में संशोधन किया जाता है तो इसमें संसद की पहले तो संसद की या किसी भी सदन में पास किया जा सकता है, और यदि जैसे सदन में पास करने के लिए फिर इसमें जो संसद के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य होते हैं उनका 2/3 मतलब जितने उपस्थित और मतदान करेंगे उनका 2/3, जो कि सदन की कुल संख्या जितनी, मतलब जैसे हमारे यहाँ वर्तमान में लोकसभा की 545 सीटें हैं तो उनके 50% से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब उनके जो 50% है उससे ज्यादा होनी चाहिए, प्लस आधे राज्यों के द्वारा साधारण बहुमत से, मतलब आधे राज्य जो भारतीय संघ के जैसे 28 राज्य हैं तो 14 राज्यों के द्वारा साधारण बहुमत के द्वारा ही इसे पास किया जाना चाहिए। तो यह बहुत ही बड़ी प्रोसेस हो जाती है और मतलब बहुत ही विस्तृत तौर पर हो जाती है, जिससे सभी को पता चल जाता है और संविधान में बहुत ही मतलब सोच समझ के इसके द्वारा संविधान में संशोधन होता है, क्योंकि इतने बड़े स्तर पे होता है, आधे राज्य आपके शामिल है और इतने सदस्य शामिल है
और साधारण संविधान संशोधन में क्या होता है कि इसमें कुछ नहीं होता, सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के द्वारा ही इस प्रकार के संशोधन हो जाते हैं। मतलब जैसे सदन में जितने भी सदस्य हैं वो उपस्थित हों और मतदान कर दें तो उसके द्वारा संविधान में संशोधन हो जाता है। तो ये है आपका 368 के द्वारा संविधान संशोधन और साधारण संविधान संशोधन। जब मैं संविधान संशोधन का एक मतलब चैप्टर पढ़ाऊंगा पूरा आपको, तब इसके द्वारा इसमें बताऊंगा कि इसके द्वारा कौन कौन से संविधान में संशोधन होते हैं और इसके साधारण के द्वारा कौन कौन से संविधान में संशोधन होते हैं। तो हम ओवरऑल कहें तो मतलब कि राज्यों के संबंध में संपूर्ण शक्ति संसद को ही प्रदान की गई है, वो साधारण संविधान संशोधन के द्वारा। तो क्या अब हम ये समझ लें, जैसे एक मन में क्वेश्चन ये उठता है कि जब संसद ने वो संविधान ने संसद को राज्यों के संबंध में पूरी शक्ति प्रदान कर दी गई है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि मतलब जैसे संसद चाहे तो भारतीय राज्य को किसी और देश को या तो दे दे या उसका अस्तित्व खत्म कर दे, क्योंकि संसद के पास पूरी शक्ति है। तो मतलब ऐसा भी हो सकता है क्या कि मतलब भारतीय राज्य को या तो समाप्त कर दिया जाए या उसका अस्तित्व खत्म कर दिया जाए। तो कहता है कि नहीं, कि मतलब ऐसा नहीं होगा। संविधान संसद की जो शक्ति है वो इस संदर्भ में नहीं दी गई है। और यदि आपको ऐसा कहना भी है तो अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन, यही वाली पूरी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, तब फिर संविधान में संशोधन हो पाएगा। तो फिर इसके बाद 1969 में 1969 में उच्चतम न्यायालय ने अपना एक निर्णय और दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि जैसे भारतीय संघ चाहे तो जैसे उसके जैसे पड़ोसी देशों के साथ जैसे सीमा विवाद है या फिर कुछ और जैसे सीमा विवाद है, तो कुछ क्षेत्र अपना उनके पास है या उनका अपने पास है, तो हम जैसे उस क्षेत्र को यदि लेते हैं, जैसे भारतीय संघ अपना क्षेत्र लेता है और वह देश अपना क्षेत्र लेता है, तो इसके द्वारा संविधान में 368 के तहत संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब सीमा विवाद को ऐसे ही निपटाया या सुलझाया जा सकता है। अब इसे आप मतलब स्पष्टता कैसे करें, याद करेंगे तो स्पष्टता इसे स्पष्ट कैसे किया जाएगा, तो देखना आप 1969 वाले निर्णय को, 1969 को हम स्पष्ट करने के लिए आप 2015 में जो 100वां संविधान संशोधन हुआ था, 2015 में 100वां संविधान संशोधन हुआ था 2015, इसको आप याद कीजिए। इसमें क्या हुआ था, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद था, भारत और बांग्लादेश। तो भारत ने क्या किया कि 111 गांव बांग्लादेश को दिए क्योंकि वो उनके थे, और बांग्लादेश ने 51 गांव क्या किए, भारत को दिए। तो इस प्रकार हम ये कहते हैं कि स्पष्टता भारत अपने सीमा विवाद को 368 अनुच्छेद में संविधान संशोधन के द्वारा किए बिना और यह स्पष्ट कर सकता है। तो यह था आज का हमारा लेक्चर। इसकी आगे की चर्चा हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए मेरे साथ पढ़ते रहिए, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ ही साथ यदि आपके कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो उनको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर।